सांसें अगर आज जिंदा होती तो एक साथ मिलकर आसमां गुजा देती। ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती। ये सांसें आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता, आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों बहनें अपनी आंख में सुर्खी पोते वाहेगुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें ताके बैठी होंगी। जहाँ कटी है हमारी फसल, जहाँ उजड़े हैं हमारे खेत, जहाँ वीरान हुई है हमारी बैसाखी, इस चलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को मेरे मुल्क के खून से रिस-रिस कर रंग दिया गया। ओ क्रांतिकारियों, करते हैं अपने भाई बहनों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं अपनी नन्ही सी जान को तुम्हारी गोद में। ले जाओ हमें बतला दो दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और होगा। पूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हैं, पुरजा पुरजा कट मरे पर कबू न छाड़े खेत। की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा कि अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां। मेला लगा है ना? अरे झूले भी लगे होंगे। झूले भी? हाँ, चलो। ये बाबा कौन है? ये बाबा ये कैसे चल रही है? बाबा के पैरों में जंजीरें हैं। बाबा के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं। बाबा ने जरूर चोरी की होगी। नहीं, मुझे लगता है बाबा ने किसी की हत्या की होगी। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई हत्या नहीं की। चोरी तो उन लोगों ने की जिन लोगों ने मेरे हाथों में हथकड़ियां पहनाई। हत्या तो उन लोगों ने की जिन्होंने मेरे पैरों में बेड़ियां डाली। लेकिन आप हैं कौन बाबा? आपका नाम क्या है बाबा? मैं हिंदुस्तान हूँ, 7 समुंदर पार से आए इन गोरों का गुलाम। लेकिन बाबा, आपके देश में कितने गोरे लोग हैं बाबा? 1.5 लाख। आपकी जमीन पर आपके कितने लोग हैं? 30 करोड़। 30 करोड़? 30 करोड़ लोग हैं या भेड़े हैं बाबा? 30 करोड़ लोग हैं या चूहे बाबा? 30 करोड़ लोग हैं या मच्छर है बाबा? 30 करोड़ लोग हैं या मक्खी? नहीं, 30 करोड़ जीते जागते लोग जिनकी 60 करोड़ भुजाएं हैं। मेरे बच्चे भेड़ नहीं है, चूहे नहीं है, मक्खी या मच्छर नहीं है मेरे बेटे। वो वीर है, वीर। और उन्हीं में से एक वीर की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। सन 1907 सरदार किशन सिंह के घर पे जन्मा
एक ऐसा वीर जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी, वीर भगत सिंह। सन 1926 जब अंग्रेजों ने भारतीयों की आंखों में धूल झोंकने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा, लेकिन भारतीयों ने उस कमीशन के खिलाफ गांव-गांव में, गली-गली में जुलूस निकाले। वो कमीशन जहां भी जाता, हर तरफ से एक आवाज आती, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, 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 साइमन कमीशन वापस जाओ। उधर चले जाओ, उस साइड चले जाओ। सुनो सुनो, बादशाह का हुक्म, ईश्वर की रचना, सभी लोगों को कड़ी चेतावनी दी जा रही है कि गुंडों की गतिविधियां बढ़ने के कारण लाहौर शहर की शांति भंग हो गई है, इसीलिए जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन जुलूस निकालना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। साथियों, क्या हमें चुप रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भीड़ को तितर बितर होने का आदेश दिया जाता है, साइमन कमीशन, वरना लाठीचार्ज किया जाएगा। साइमन कमीशन, Go back! साइमन कमीशन, लाठीचार्ज, साइमन कमीशन, साइमन इस लाठीचार्ज में देश के सच्चे सपूत, हमारे शहीदों के मसीहा, देश के सच्चे लाला लाजपत राय शहीद हो गए, जिन्होंने कहा था कि देश के लिए बहा मेरे खून का हर एक कतरा अंग्रेजों की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मेरा वो सच्चा सपूत शहीद हो गया, लेकिन ये क्रूर कानून उसकी शहादत पे भी हंसता रहता है, उसकी शहादत पे भी वो हंसता रहता है। बड़े लाला लाजपत राय बने घूमते थे, क्यों हो गए ना एक लाठी में ढेर। अब जरा कोई नजर उठा के तो देखे, उसे सीधा गोली मार देंगे। वाह, अरे अपने ही लोगों पे लाठी चला के बड़े ठंडे खा बने घूमते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिनकी तुम गुलामी करते हो, उन अंग्रेजों ने तुम्हारे घर की क्या हालत कर दी है? क्या किया है उन्होंने? घर में सब ठीक है? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस घर में बूढ़ी माँ है, कई दिनों से बीमार है, उम्र तो हो गई उनकी। बूढ़ी माँ बीमार है तो इलाज करवा दो। अरे कहाँ से कराऊं इलाज? पैसे नहीं है, पैसे की तरह बाप देगा। माँ बीमार है, कोई बात नहीं, बाकी सब तो ठीक होगा ना? हाँ बाकी सब तो ठीक है, बस बच्चों की माँ कह देती है बच्चों को मिठाई खाए बहुत दिन हो गए। तो फिर मिठाई खिला दो। अरे कहाँ से खिलाऊं मिठाई? घर में रोटी खाने के पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं पैसे? पैसे क्या तेरा बाप देगा? वाह, बूढ़ी माँ के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे बच्चों के पास ढंग के कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अरे सोने की चिड़िया कहलाने वाला है भारत, आज रोटी के लिए मोहताज है। क्यों, तुमने सोचा है कभी ये? मैं क्यों सोचूं? मेरा काम सोचने का नहीं, मेरा काम सरकार के नियम का पालन करना है। मैं सरकारी सिपाही हूँ, जो भी मेरा है सब कुछ सरकार का है। ये जूते सरकार के, ये पतलून सरकार की, ये बेल्ट सरकार की, ये कमीज सरकार की, ये सीटी ये भी सरकार की, और तुम्हारा दिमाग भी सरकार का। हाँ अगर सरकार हुक्म दे तो उनका झूठा भी खा सकता हूँ। अरे झूठा क्या, अगर वो थूक दे तो तुम थूका हुआ भी चाट सकते हो। अरे बाबा मुझे झंझट में डालो, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। जाओ जाओ, ये सीटी बजाते रहो।
सीटी बजती रही। अंग्रेजों के दलाल दलाली करते रहे। भारत के कितने ही शहीद इन दलालों की मुखबरी के कारण शहीद हो गए। देश के सच्चे आजाद चंद्रशेखर आजाद इन दलालों की मुखबरी के कारण मारे जाते हैं। अरे कितने अपनों को कितने अपनों ने मारा, इसका हिसाब भी हमारे पास नहीं है। इस देश को गुलाम बनाने का कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस देश को अगर गुलाम बनाया गया तो यहां के अपने लोगों की सहायता से। जब अपने ही गद्दार हो गए तो दूसरों का क्या भरोसा। ये दलाल दलाली करते रहे, दलाली करते रहे। डरा दिया, अगली बार ऐसा किया तो मार डालूंगा तुझे। मैंने तुझे डराने के लिए किया था। ये तू क्या कह रहा है? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो लड़के कह रहे थे इस बम में बहुत ताकत होती है, हम उन लोगों को भगा देंगे। भगा देंगे? किन लोगों को भगा देंगे? वही तो तुम्हारा दोस्त है। मेरे दोस्त? मेरे कौन से दोस्त? अरे वही जो 7 समुंदर पार से आए हैं और जिनकी शक्लें बंदर के पिछवाड़े जैसी लाल है। अरे वो नहीं भागेंगे, उनका राज इतना बड़ा है कि सूरज एक बार उगता है तो फिर डूबता नहीं है। तो वो डूबने लगेगा तो क्या उन्हें पकड़ लेंगे? अरे उन्हें पकड़ने की क्या जरूरत, सूरज तो वैसे भी उनसे डरता है। तू ये बता कि वो लड़के क्या बात कर रहे थे? वो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे 1 रुपया दो। 1 रुपया? किस बात का? बात बताने का। अच्छा, तो बात बताने के लिए मैं तुम्हें रुपया दूं? क्यों, तुम नहीं लेते? मैं किससे लेता हूँ? मैं सब जानता हूँ। तुम बात बताने के लिए पुलिस से पैसे लेते हो, मुझे भी पैसे दो। अरे नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुम पैसे नहीं दोगे? कहा ना पैसा नहीं है। तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तोड़ी बच्चा, हाय हाय तोड़ी बच्चा, हाय हाय तोड़ी बच्चा। अच्छा रुक रुक, ये ले 1 रुपया, 1 पैसा। बता कि लड़के आपस में क्या बात कर रहे थे? वो बातें कर रहे थे कि हम इन दलालों को गांव से भगा देंगे। दलाल क्या होता है? मुझे क्या पता क्या होता है, लेकिन मैं सब जानता हूँ कि ये दलाल पुलिस के टट्टू होते हैं। अरे चल चल, बकवास मत कर। और ये बता कि वो और क्या बातें कर रहे थे? वो देश और आजादी की बातें कर रहे थे। अरे वो तो मूर्ख हैं। नहीं, मूर्ख नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है। उनका नेता भगत सिंह है। भगत सिंह? कौन? वो किशन सिंह का बेटा? अरे उनका तो पूरा परिवार ही मूर्खों का है। सबसे बड़ा मूर्ख था उसका दादा, जो सारा समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता रहता था, जिसका असर उसके बेटे अजीत सिंह पर पड़ा। पता नहीं देश में कहां भटक रहा होगा। और उसकी पत्नी, अरे जो भगत सिंह की चाची लगती है, वो यहाँ एड़ियां रगड़ कर गुजारा कर रही है। अरे वो तो एड़ियां रगड़ गुजारा करती है और तुम घुटने रगड़ कर। क्या मतलब है तेरा? मतलब जब थाने का ईमानदार दरोगा आता है तो तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाती है और फिर सभी लड़के मिलकर योजना बनाते हैं। योजना? क्या योजना बनाई है उन्होंने? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे 1 और पैसा दो। नहीं नहीं, 1 और पैसा दो, 1 और पैसा दो, ऐसे करके तो मैं पैसे ही देते रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्यों, तुम रिश्वत नहीं लेते? कहा ना नहीं लेता। मुझे पैसे नहीं दोगे? समझ नहीं आता, नहीं दूंगा। तोड़ी बच्चा, हाय हाय तोड़ी बच्चा। अच्छा अच्छा, हाय, अच्छा। हाय, तो... ले और जल्दी बता क्या योजना बनाई है उन्होंने? अरे बताना। उन्होंने योजना बनाई है कि वे जले वाले बाप का बदला लेंगे और छिंदे में कविता भी पढ़ी। छिंदा? कौन छिंदा? अरे वही तेरे चाचे का लड़का। नहीं नहीं, मेरे चाचे का लड़का ऐसी जगहों पर कविता नहीं पढ़ता। लेकिन उसने पढ़ी थी। इसका मतलब है कि भगत सिंह ने मेरे घर में भी आग लगा दी।
मुझे उसके गांव आने की खबर तो थी, लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो मेरे घर में आग लगाने वाला है तो मैं उसे गांव के बाहर ही पकड़वा देता। अगर तुम ऐसा करते कि तुमने ऐसा किया होता तो लड़के तुम्हें मार देते। क्या कहा? मुझे मार देते? अरे उनके बाप का राज है क्या? बाप का राज नहीं, क्रांतिकारी दुश्मन माफ कर सकते हैं लेकिन देशद्रोही को नहीं। और फिर भगत सिंह ने करतार सिंह सराबे की कहानी भी सुनाई और उनके पास जलियांवाला बाग की मिट्टी भी थी। और फिर सभी ने मिलकर प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा ली? क्या प्रतिज्ञा ली है उन्होंने? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे एक और पैसा दो। अरे मेरे पास क्या पैसों की खदान है जो बार बार पैसे मांग रहा है? क्यों तुम पैसे नहीं दोगे? एक बार कह दिया समझ नहीं आता। मेरे पास नहीं है कोई पैसा। तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तोड़ी बच्चा, हाय हाय तोड़ी बच्चा, हाय हाय तोड़ी। ये आखिरी पैसा दे रहा हूं, अब और नहीं दूंगा। जल्दी बता कि क्या प्रतिज्ञा ली उन्होंने? उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक देश आजाद नहीं होगा उनमें से कोई भी शादी नहीं करेगा। क्या? कोई शादी नहीं करेगा? अरे लगता है सबके सब पागल हो गए हैं। अच्छा तू ये बता कि क्या वो छिंदा सच में मेरे चाचे का बेटा था? नहीं, मेरा था। उसे तो मैं घर जाकर देखता हूं कि वो कितना बड़ा क्रांतिकारी बन गया है। देख देख, अपनी छिंदे की बारी आई तो कैसे आग बबूला हो गया। मैं भी कसम खाता हूँ कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा, चाहे मेरे लिए किसी भी रानी का ही रिश्ता क्यों ना आए। तोड़ी बच्चा, हाय हाय तोड़ी बच्चा, हाय हाय तोड़ी। अंग्रेजों के दलाल मुखबरी करते रहे, कितने अपने मारे गए, कितने अपनों के कारण, इसका कोई हिसाब नहीं। इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। लेकिन भगत सिंह ने सोचा, उनके साथियों ने सोचा, जो जमीन खराब हो गई है उस जमीन में एक नई पोत तैयार करनी होगी। अंग्रेजों के दलाल, उनके मुखबिर, उनके खुद के बच्चों को ही देशभक्त बनाने का काम किया वीर भगत सिंह ने। और देश के वीरों की एक नई पोत तैयार की और उस पोत ने लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए अंग्रेजी कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। संतरी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? एक युवक बाबा। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? बाबा वो बहुत खतरनाक नौजवान है, वो गोरे साहब को गोली मार के आया। क्या गोरे साहब मर गए? उस दूत ने ऐसा निशाना लगाया सब वहीं गिर गए। मेरा बेटा जिंदा रहे। जिंदा रहे? क्या कह रहे हो बाबा? मेरे बेटे ने उस अंग्रेज को खड़े खड़े चित कर दिया। चुप रहो बाबा, वरना मैं तुम्हें से ही चीर डालूंगा। तो मैं क्या कायर हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? ये देश गुलाम जरूर है, लेकिन ये धरती वीरों की और ये आसमान भी वीरों का। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो बाबा तुम। अरे चले जाओ यहां से। अगर तुम्हें कुछ समझ में आता तो गुलामी करते ही क्यों? हाँ हाँ, बुढ़ा पागल हो गया, सठिया आ गया, क्या क्या बके जा रहा है। शुक्रिया बाबा। किस बात का? मुझे छिपाने के लिए। क्या तुमने भी मुझे अजनबी समझा? क्या तुमने पहचाना नहीं? मेरे हाथ की बेड़ियां नहीं देखी तुमने? क्या आपको दर्द नहीं होता बाबा? होता था, अब सिर्फ दर्द नहीं होता। अब तो यही सोचता हूं कि कभी इन बेड़ियों से आजादी पाऊं। क्या तुम वही युवक हो जिसने अंग्रेजी साहब को गोली मारकर हत्या कर दी? नहीं बाबा, ये काम मेरा नहीं, ये तो भगत सिंह और उसके साथियों का काम है। लेकिन बाबा, हमारा काम तो इन अंग्रेजों के चमचों को चकमा देना है। बाबा, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया बाबा। वाह मेरे बेटे, अगर तुम अपनी शहादत का बदला लेना सीख गए हो तो वो दिन दूर नहीं जब ये बेड़ियां एक एक करके आजाद हो जाएंगी। वाह मेरे शेर, वाह वाह।
और संघर्ष का अगला चरण तब आता है जब इस गूंगी पहली सरकार को सुलाने के लिए, उसके कानों तले जू सरकाने के लिए, इसकी आवाज को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं विक्टोरिया के तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा धमाका हुआ जिसने देश के बच्चे बच्चे में जोश पैदा कर दिया। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका, जिससे अंग्रेजी हुकूमत के पांव हिल जाते हैं। लेकिन लड़ाई वीर भगत सिंह का रास्ता शांति का, एक का रास्ता क्रांति का। गांधी बोले शांति शांति शांति। भगत सिंह ने कहा नहीं, सरकार शांति से नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती। शांति शांति शांति, क्रांति क्रांति क्रांति। सफेद रंग न्यारा है लेकिन लाल रंग हमें प्यारा है। शांति का रंग भक्ति का है लेकिन लाल रंग मुक्ति का है। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे, दोनों देश के सच्चे सपूत अपनी लड़ाइयां लड़ते रहे। दोनों का मंजिल, दोनों का रास्ता एक ही, देश की आजादी। 23 मार्च सन 1931 जब मेरे 3 बेटों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी पे झूल जाते हैं। लेकिन चेहरे पे एक सिकन नहीं आती, मरते वक्त भी वे जोश से बोलते हैं। जली चिताओं का हिसाब बाकी है, अमन का नया आफ्ताब बाकी है। पाल लिए आंखों में ख्वाब तिरंगे के, मुल्क में शहादत का वो सलाब बाकी है। जन्मा भगत सा वीर जिस माटी में, वह दहाड़ने वाला पंजाब बाकी है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। वतन के आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा कि अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अपनी शहादत को थाल में पेश किया, जिससे कितने ही क्रांतिकारी उठ खड़े हुए, लेकिन इन अंग्रेजों के आगे एक चूं तक नहीं सरकी। वो क्रूर कानून फिर भी हंसता रहता है। देखा बाबा, कैसे उन्हें रातों रात फांसी पे टांग दिया और किसी को कुछ नहीं पता चला। किसी को कुछ पता नहीं चला। अरे जाकर पूछ अमृतसर की गली में किसी से, जाकर पूछ लाहौर की गली में किसी से। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े और क्या औरतें
सबकी जबान पे एक ही नाम है, वीर भगत सिंह। भगत सिंह की तुमने वो पंक्तियां नहीं सुनी? लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। और मैं रहूं न रहूं मेरा वादा है आपसे, मेरे वतन पे मिटने वालों का सलाब आएगा। अरे जिसने अपनी शहादत को थाल में पेश कर दिया, जिसके कहने पे हजारों युवा खड़े हो गए, तुम्हें लगता है फिर भी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई? बाबा जी, अगर बच्चा बच्चा उसके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूँ। मैं गौरव की सरकार के लिए काम नहीं करूंगा। ये गुलामी का प्रतीक डंडा मैं यही फेंक रहा हूँ। वाह बच्चे, देखो अगर तुम ये रास्ता छोड़ रहे हो तो मैं सच कहता हूं, भगत सिंह की शहादत बेकार नहीं गई। और ये मेरी बेड़ियां एक एक करके छूट रही है। भगत सिंह ने लिखा, मेरी शहादत के 15 साल बाद देश आजाद हो जाएगा। 23 साल का वो जवान क्या सोचता होगा? 23 साल की जवानी में कितने हसीन सपने होते हैं। लेकिन भगत सिंह ने लिखा, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, ये इश्क लिखना भी चाहे तो इनकलाब लिख जाती है। उसने लिखा, मेरी शहादत के 15 साल बाद देश आजाद हो जाएगा। 23 मार्च 1931 जब देश का वो सपूत शहीद हुआ, और सन 1946 जब अंग्रेजों ने पहली बार इस देश को छोड़ने का सोचा, पूरे 15 साल। सोचिए कैसा था वो मेरा बेटा जो 23 साल की उम्र में ये सोचता होगा, जिसकी इतनी दूरगामी सोच होगी। सिर्फ 23 साल का वो बच्चा, लेकिन उसकी क्रांति सिर्फ लाठी और डंडे की नहीं थी। उसने लिखा, मेरी क्रांति विचारों की है। अरे कोई भी देश किसी देश को बहुत दिनों तक गुलाम बनाए नहीं रख सकता, लेकिन हमें वो आजादी नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ शासन करने वाले बदले जाएं। हमें वो आजादी चाहिए जिससे इस मुल्क की किस्मत बदले, इस मुल्क की तकदीर बदले। जहां देश का कोई बच्चा भूखा ना सोए, जहां हर एक व्यक्ति के पास खाने के सभी साधन मुहैया हो, जहां कोई फुटपाथ पे ना सोए। अरे भगत सिंह ने कहा था, देश की असली आजादी वो होगी जब रात को 12 बजे भी कोई महिला गहने पहनकर भी निकले तो कोई उसे गंदी नजरों से ना देखे। लेकिन वही देश जिसे तुम भारत माता कहते हो, अरे उसके ही आंचल को मैला कर रहे हैं लोग। कि यही था भगत सिंह के सपनों का भारत। मैं पूछता हूं, क्या यही था भगत सिंह के सपनों का भारत? उनका इनकलाब लाठी और डंडे का नहीं था। मेरे देश का किसान, मेरे देश का मजदूर, सोचो आज कैसी हालत है मेरे देश के लोगों की।
मैं इस देश का किसान हूँ। इस देश में पैदा होने वाला अन्न मैं अपने इन हाथों से उगाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पर कर्ज का बोझ क्यों है? मेरे बच्चे भूखे क्यों हैं? मैं इस देश की कारीगर हूँ। मैं इस देश के लिए कपड़ा बनाती हूँ अपने हाथों से, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए कपड़े क्यों नहीं हैं? मैं इस देश की मजदूर हूँ। इस देश की एक एक इमारत को मैंने अपने सर पर ईंटें रख कर बनाया है, फिर भी मैं बेघर क्यों हूँ? क्यों हूँ मैं बेघर? मेरा भी यही सवाल है मेरे बच्चों। अरे देश के लिए पोर मार्ग में अन्न पैदा करने वाला मेरे देश का किसान आज आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों है? उसी किसान को इतना छोटा क्यों कर दिया गया है कि जब वो कर्ज की मार से आत्महत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि किसान तो कमजोर है जो आत्महत्या करते हैं। मेरे देश का वो मजदूर जो अपने हाथों से, अपने खून से, अपने पसीने से इस देश के लिए कपड़े बनाता है, लेकिन वही सर्दियों में इन फुटपाथों पर सोने के लिए क्यों मजबूर है? अरे क्यों उसके पास कंबल तक के पैसे नहीं है? मेरे देश का मजदूर जो इस देश के लिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करता है, उसके पास सर ढकने के लिए छत क्यों नहीं है? जानते हो क्यों नहीं है? भगत सिंह का देश देश था, आपका देश देश नहीं है। आपका देश सीमित है आपके अपने स्वार्थ तक। आपका देश सीमित है सिर्फ अपने बच्चों तक। अरे ओ लोगों, भगत सिंह की मां, राजगुरु की मां और सुखदेव की मां, उनके भी तो बच्चे थे जिन्होंने देश के लिए लगा दिया। और हम लोग कितने ईमानदार हैं। भ्रष्टाचार में अव्वल हम, भुखमरी में अव्वल हम, गरीबी में अव्वल हम। बात करते हैं सोने की चिड़िया की। अब तो देशभक्ति ऐसी हो गई है कि मैं देशभक्ति हूं कुछ खास तारीखों पे जगती हूं और फिर चादर लपेट के सो जाती हूं। ये देशभक्ति का ढोंग बंद करो। देशभक्ति दिखानी है तो किसी का हक मत मारो। देशभक्ति दिखानी है तो बराबरी की बात करो। इस देश में गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर। इस देश में बलात्कार ऐसे होते हैं जैसे हमारे घरों में रोटियां पकती हैं। ये देश उस दिन आजाद होगा जिस दिन तुम भगत सिंह के नारों को समझोगे। उनका नारा था समता का, उनका नारा था बराबरी का। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और ये दिल के काले अंग्रेज आ जाएं। सरकारें आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए। और अगर तुम भगत सिंह को थोड़ा बहुत समझते हो, जानते हो, मानना नहीं है, मानने वाली भीड़ में तुम्हें शामिल नहीं होना। अगर देश की थोड़ी बहुत सेवा करना चाहते हो तो भगत सिंह को जानने की कोशिश करो। वो 23 साल का जवान क्या सोचता होगा। और जिस दिन उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, सच में उस दिन क्रांति आएगी।
क्योंकि उसकी क्रांति विचारों की क्रांति थी। अगर मेरे साथ सहमत हो तो मिलकर उनका नारा बुलंद करो, इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब। जिंदाबाद! लोग नए हैं बिल्कुल, आपने देखा होगा उनका शायद पहला ही नाटक हो, लेकिन कुछ लोग जो आपको लग रहे होंगे एक्टिंग करते हो कुछ पुराने लोग हैं। हिम्मत है, पुलिस टाइम से कर रहा है, अभी नाटक के साथ है। लव है, लव भी बहुत समय से नाटक कर रहा है पुलिस टाइम से। रुद्र है, रुद्र के पापा भी थिएटर करते थे, अब ये भी थिएटर करते हैं हमारे साथ। और कंचन है, कंचन पिछले साल से ही नाटक से जुड़ी है। सिया है, सिया लॉ की स्टूडेंट है और एंकरिंग वगैरह में अपना ज्यादा समय देती है। इस बार हमारे साथ इसने नाटक भी किया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है। नाम बताओ। शिवम है और ये भी लॉ का स्टूडेंट है और इससे पहले इसने बस एक ही नाटक किया है, इसका दूसरा नाटक है। सुमित भी कॉलेज के दौरान नाटकों में रहा है, हमारे साथ इसका पहला नाटक है। श्याम भी इस नाटक में रहा है लेकिन आज लेट हो गया है, अगली बार आपको इसका एक ड्राफ्ट और दिखाएंगे, उसमें आपको दिखाई देगा। वीर सिंह है, जननाट्य मंच के कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे साथ नाटक में भी हैं। और मैं राजू ये नाटक बाहर से देख रहा था और इन सबको इकट्ठा करके बस ये परफॉर्मेंस तैयार हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए नाटक देखने और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले महीने के एंड तक आपको एक नाटक और नया एक दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।